नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आज तक पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना का आघात कैसे बचेंगे गांव देहात, हर जगह अब ये सवाल कायम है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे महानगर तो पहले ही कोरोना से जूझ रहे थे। अब कोरोना ने गांवों में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गांवों में कोरोना के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है और अब इसीलिए पूरा दारोमदार इस बात पर आ गया है कि हम गांवों को कैसे बचाएं। देश के जाने माने तमाम बड़े डॉक्टर्स जुड़ेंगे हमारे साथ, जिनके साथ इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। हकीकत यह है कि गांव में बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। कोरोना चल रहा है, बुखार है, 2 दिन बुखार आया मौत हो गई, 1 दिन बुखार आया मौत हो गई। हमारी माताजी के कोरोना हो गया था तो डॉक्टर ने दूरी से देखा ही नहीं, दूरी से भगा दिया हमारी। जिसका डर था वही हुआ। भारत गांवों का देश है और उन्हीं गांवों में कोरोना ने घुसपैठ कर दी। पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा इलाका कोरोना की चपेट में आ रहा है। इन गाँवों में 16-17 अप्रैल से लगाकर आज तक जो है 20 आदमियों की डेथ हो चुकी है। जवान भी, बूढ़े भी, महिलाएं भी कोरोना से। लेकिन कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई ट्रीटिंग नहीं है यहाँ से जो। और डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट का मतलब बात ये होता है कि 25 साल पहले यहाँ डॉक्टर था तो आज यहाँ एक पैथोलॉजी लैब होनी चाहिए थी, एक एक्सरे मशीन होनी चाहिए थी, दूसरी और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आजादी के इतने साल बाद भी आज तक एक MBBS यहाँ पे प्रैक्टिशनर नहीं है। RMP यहाँ पे नहीं है। BAMS 2-3 डॉक्टर हैं, वो भी आयुर्वेद के हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ का जो मेडिकल हॉस्पिटल है, जो बोर्ड द्वारा स्थापित हुआ था, उसकी जर्जर हालत है। उसमें ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई बेड है, ना कोई दवाई है। आज तक आपको लगातार गांवों का हाल दिखा रहा है, बता रहा है कि कैसे कोरोना की सुनामी में हमारे गांव तड़प रहे हैं, महामारी की तबाही में जूझ रहे हैं, अस्पतालों पे ताले जड़े हैं, इलाज के नाम पर इंतजाम नील बटा सन्नाटा है। गांव की स्थिति आप साफ तौर से देख रहे हैं कि कितनी खराब हो रही है। ये आगरा के कुरगवा गांव की स्थिति है। ऐसे ही आगरा के आसपास के बहुत सारे गांव हैं जहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैला हुआ है। वहां के ग्राम प्रधान की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं 30, कहीं 50 मौतें हुई हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रशासन को देखना पड़ेगा कि गांवों में कोरोना संक्रमण को कैसे तेजी से रोका जाए, क्योंकि हालात यहां सीधे दिखाई पड़ रहे हैं कि इनके पास न किसी भी तरीके की सुविधा है और ना ही ये लोग यहां इनको मेडिकल टीम या उतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। कोरोना के हमले ने दिखा दिया है कि देश के विकास की बुनियाद रहे हमारे गांव स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कितने खस्ता हाल है। जैसे बिहार के सीतामढ़ी के इस गांव का हाल देखिए, जहां अस्पताल में इंसानों के इलाज की जगह मवेशियों की देखभाल हो रही है। इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर की नियुक्ति है, नर्सों की नियुक्ति है और सबके रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर थी। लेकिन आज की स्थिति में हम दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए यहाँ पे ये भिसवा बाजार का जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, यहाँ पर इसके जहाँ डॉक्टर रहा करते थे पहले, जो उनका निवास था, वहाँ पर गाय भैंस को बांधा जा रहा है। हमारे पास ऐसे गांवों की तमाम कहानियां हैं जहां इस वक्त सिर्फ और सिर्फ त्रासदी है। इलाज का टोटा है तो गांव के लोग अपनी किस्मत को खोटा मानकर सिर्फ और सिर्फ घरों में सिमटे हैं। सवाल है कि इस महासंकट से गांव के लोग कैसे बचें, वो खुद अपनी हिफाजत कैसे करें। आज गांवों की मुसीबतों से जुड़े सवाल विशेषज्ञों के सामने रखेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि गांवों में कोरोना की तेज रफ्तार पर कैसे ब्रेक लगाए जाए। आज तक ब्यूरो। हर गुजरता दिन अपने आप में तमाम सवालों को समेटे हुए देश के सामने कायम है, लेकिन कोरोना का गांव तक पहुंचना अपने आप एक बड़े खतरे का संदेश। इसको रोका कैसे जाए, गांव के लोगों को कैसे बचाया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग हिस्सों से तमाम बड़े डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर BNBM प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। आप एडवाइजर हैं मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी के। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव जो कि CMO हैं गुरुग्राम से, आप हमारे साथ मौजूद हैं।
डॉक्टर उमेश शर्मा, सिविल सर्जन और इंचार्ज भागलपुर बिहार के बारे में आपसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सीएमएचओ हैं, आप जयपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पूनम सिंह सिसोदिया, सीएमएचओ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रवीण जाडिया, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर और इंचार्ज हैं, इंदौर से आप हमारे साथ हैं। और डॉक्टर अनिल कुमार, सीएमओ पालमपुर झारखंड से आप हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र यादव आपसे ही करते हुए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम हरियाणा के भी अलग अलग हिस्सों की बात करें तो वहां से किस तरह की जानकारी से आप लोगों को मिल रही है और गांव के लोगों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि कोरोना का अब सीधा सीधा असर देश के अलग अलग गांवों में देखा जा रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो मौतें हो रही हैं, चूंकि वहां पर टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, कई ऐसे गांवों से खबर सामने आई, इस वजह से जो मौत है उसके पीछे की वजह भी लोगों को समझ में नहीं आ रही। टेस्टिंग एक बड़ा कारण नहीं होने का, लोग वहां पर मासूम, उनके पास उस तरह की मेडिकल सुविधाएं नहीं है, कैसे समझाएंगे आप और स्थिति क्या है सर? बिल्कुल चित्रा जी, ये स्वाभाविक था क्योंकि ये अल्टीमेटली कोरोना या कोविड या वायरस था, वो शहर से या गांव में या इसका स्प्रेड लाजमी था, क्योंकि पेंडेमिक किसी भी एरिया को अल्टीमेटली अछूता नहीं रख सकता, ये इसका स्प्रेड होना स्वाभाविक था। जहां तक मैं हरियाणा विशेष की अगर मैं बात करूं तो हमारे कुछ जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिला, 7 जिलों में। गुरुग्राम में इसका अधिक प्रभाव नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, मैं आपको सारी चीजें इसलिए एक साथ करूंगा क्योंकि समय का अभाव रहेगा, तो मैं आपको बताऊं, हमारे मुख्यमंत्री ने या हमारी हरियाणा सरकार ने इसी को ऊपर देखते हुए, क्योंकि अनेक जिलों में कहूं या प्रदेशों में गांव में कोरोना का स्प्रेड देखने को मिल रहा था, तो हमने एक हरियाणा विलेज जनरल हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च की है और इसमें एक फील्ड टीम बनाई गई है और एक हेडक्वार्टर टीम बनाई गई है। तो फील्ड टीम का एक काम रहता है कि वो जाकर, उसमें जो फील्ड टीम हमारी होती है उसमें जो हमारे वर्कर्स होते हैं, एक आशा वर्कर, एक आंगनवाड़ी वर्कर, एक स्कूल टीचर और एक साथ में ग्राम पंचायत का आदमी है, वो जाकर सर्वे करते हैं, डोर टू डोर सर्वे। और अगर जिन लोगों को जरूरत पड़ती है टेस्टिंग की, तो उनका रैट टेस्ट हमारी या तो LHV या LT या हमारा फार्मासिस्ट, उनको हमने सबने ट्रेनिंग दे रखी है, वो टेस्ट करता है। साथ में एक नॉन हेल्थ मेंबर होता है जो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर सारा रिकॉर्ड को बनाकर हमने 164 में, गुड़गांव की बात करूं, हरियाणा में कुल मिला के आज 1000 ऐसे हमने विलेज कोरोना केयर सेंटर के नाम से बनाए हैं। वहां पर हम उन लोगों को सिंपल आइसोलेशन में रखते हैं, वहीं गांव के पास रहें वो, ताकि अपने घर से दूर ना जाएं, उनको खाने को मिले और अपने परिवार के से आइसोलेट भी रहें लेकिन पास भी रहें। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, टेस्टिंग फैसिलिटी हो सकता है बहुत सी जगह नहीं हो पाई हो, लेकिन मैं अपने यहाँ का एक एग्जांपल देते हैं। हमने जो जिन एरियाज में पॉजिटिविटी ज्यादा रहती है विलेज में, हम वहां पर रेगुलर कैंप लगाकर काम करते रहे हैं। पहले RT-PCR ज्यादा टेस्टिंग के लिए कहा गया था ICMR से, लेकिन अभी रिसेंटली ICMR ने ये कहा है कि एंटीजन टेस्ट, जिसको हम रैट बोलते हैं, वो मैक्सिमम करें ताकि ऐसे केसेस को जितना जल्दी हो सके हम आइसोलेट कर सके और पॉजिटिव केसेस को फैमिली से दूर करके ऐसे कोविड केयर सेंटर्स में रख सकें ताकि ये दूसरों को संक्रमण ना फैलाए। ये महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपकी ओर से कही गई है और यही बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। और अब डॉक्टर पूनम सिंह सिसोदिया में सीधे आपका रुख करते हुए, छत्तीसगढ़ की इस वक्त गांवों की स्थिति क्या है, क्योंकि बीच में हम सब ने देखा था कि छत्तीसगढ़ भी किस तरह के तमाम क्राइसिस से गुजर रहा था, हालांकि कई बड़े कदम भी उठाए गए। इस वक्त वहां के गांवों की क्या स्थिति है और एहतियातन भी आप लोगों की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ पे जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, आदरणीय TS सिंहदेव जी, उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग की गई है और इसके तहत हमारे जितने गांव हैं उन गांवों में हम लोगों के द्वारा जगह जगह जाकर एक तो पहचान की जाती है, मितानिनों के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। मितानिन जो हमारे गाँव में वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवी हैं, उनके द्वारा जाके लगभग हमारे जैसे सरगुजा जिले में 3600 मितानिन है। ये 3600 मितानिन हमारे 540 गाँव में घूम घूम के जिनको लक्षण है उनका पहचान करते हैं। वहीं पर हमारे पे एक मोबाइल टीम है, लगभग 102 पूरे जिले में हमारे पास में रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए हमारे पास में समस्त हमारे केंद्रों में 198 केंद्रों में हमारे यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक हमारे यहाँ पे 3,52,780 टेस्ट किए गए हैं, लगभग 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो इसमें हमारी पॉजिटिविटी रेट है अभी जो 7.72 नेशनल एवरेज से काफी कम है। इस तरीके से, और हम जैसे ही कोई लक्षण आता है हमने जांच करते हैं, रिपोर्ट देते हैं और हमारे पास में जो किट होता है
एक किट हमने बनाया हुआ है विटामिनों के, जिसमें आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासिटामोल, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब होते हैं। हम तत्काल उस गांव में हमारे सामने उनको खिलाया जाता है। उसको जो घर में आइसोलेट किया जाता है, अगर मान लीजिए रहने के नहीं है तो हमारे यहाँ पे जो गांव में क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर हम उनको ले जाके रखते हैं। हमारे एसआरएचओ होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं। इस तरीके से अभी हमारे यहाँ पूरे गांव में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है, कोई इसमें ये की बात नहीं। तो आपका ये कहना है कि आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ के गांवों में स्थिति नियंत्रण में है और सरकार की ओर से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब मैं सीधे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर बीएन प्रसाद जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारी खबरें भी हम सब ने चलाई। कानपुर के पास के गांव देहात हो, लखनऊ के पास के हो, गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, बांदा हो, अलग अलग हिस्सों से तमाम वो रिपोर्टें हमने दिखाई जहां पर गांव में लगातार स्थिति खराब हो रही है। वहां को लेकर किस तरह के इंतजाम आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जागरूकता, जिसका पूरा अभाव देखा जा रहा है गांव में। हमारे रिपोर्टर जब अलग अलग हिस्सों में पहुंचे तो लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। जिन लोगों को सर्दी जुकाम बुखार है उनकी टेस्टिंग वहां पर नहीं हो रही है। ऐसे हालात में बिगड़ते हुए स्थिति के मद्देनजर किस तरह की कोशिशें सरकार की ओर से की जा रही हैं और क्या जानकारी उत्तर प्रदेश को लेकर देंगे सर आप? धन्यवाद मैडम। मैं इतना बताना चाहता हूं कि योगी सरकार बहुत सीरियस से ये काम ले रही है, 24 घंटा काम करता है और उसका नतीजा भी हम देख सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का आबादी 25% है हिंदुस्तान का, और इतना बड़ा स्टेट में इतना इमरजेंसी को टैकल करना इतना आसान नहीं है। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा चीज है, एक दिन में हम उसको नहीं बढ़ा सकता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और इसके लिए हम पिछले कई सरकार को ऊपर दोषी लगाना पड़ेगा जी। इस सरकार ने बहुत कोशिश किया है, नए ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने खोला है, उसके बावजूद कोविड बेड फैसिलिटीज बढ़ा दिया है, सुविधा बढ़ा सब दिया। माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है। डॉक्टर अनिल, मैं आपके पास भी फौरन आऊंगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की इस वक्त अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुक करते हैं। जिसमें मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि चेन्नई, साउथ वेस्ट दिल्ली, कोल्लम, चेंगलपट्टू, कोयम्बटूर, वायएसआर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश, इस तरह के जिलों में जहां पर कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है, वहां पर कंटेनमेंट एक्टिविटीज की और स्ट्रिंजेंट एक्शन की सख्त जरूरत रहेगी। ओवरऑल देश की वैक्सीन कवरेज देखें तो पाते हैं कि हमारे देश ने जो अब तक वैक्सीनेशन कवर किया है उसमें 18 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज 13.74 करोड़ डोजेज, हेल्थ केयर वर्कर्स 1.62 करोड़ डोजेज, इस तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स 2.25 करोड़ डोजेज, और वह आयु वर्ग 44 जो आयु वर्ग है उसमें करीब 42.59 लाख डोजेज दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही हम हमेशा बात करते हैं कि कभी भी हमारे कंटेनमेंट एक्टिविटीज, हमारा कोविड मैनेजमेंट दो भागों में एनालाइज करा जाना चाहिए। एक तरफ कंटेनमेंट एफर्ट्स चलते रहें, यानी कि हम रूट कॉज पर काम करें, इन्फेक्शन को ही ना फैलने दें। दूसरी तरफ हमारी मेडिसिन व्यवस्था, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुचारू रूप से जो केसेस अगर पॉजिटिव हो भी उनको समय पर मैनेज करें ताकि वे केसेस भी रिकवर हो सके। इसी के तहत हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे कि जैसे भोपाल करीब 200-250 जब केसेस आने शुरू हुए, वहां पर कुछ कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर फोकस किया गया इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन फॉर 1 डे। इसी तरह से वीकेंड लॉकडाउन करता रहे, लेकिन हमने पाया कि केसेस फिर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। उन बढ़ते केसेस की परिस्थिति में हमने देखा कि एक स्थाई पर केस पॉजिटिविटी जो 14% थी वह बढ़ी 22% हुई, 22 से 25, 25 से 29 और 29 से बढ़ते बढ़ते 33 और 37% हो गई, जिससे यह पता लगता है कि वहां पर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था, जो ओवरऑल हमारे कितने भी एफर्ट्स हो उसमें हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन पैदा कर सकता है। स्टेट के द्वारा किए गए प्रयत्न इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस, उनका इंपैक्ट जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि कभी भी हम कंटेनमेंट एफर्ट्स करते हैं तो थोड़ा समय लगता है कि उसका इंपैक्ट हमारे को फील्ड में दिखाई दे।
तो जो एक पीक 5,725 केसेस की आई, वह धीरे धीरे करते हुए अब करीब 2,800 केसेस, और साथ ही हमारा 37% जो हमारा केस पॉजिटिविटी घटते घटते अब 22.7% रह गई है। ये एफर्ट्स अभी भी कंटिन्यू करने की जरूरत है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, जहां पर भी 10% से अधिक पॉजिटिविटी हो, वहां पर एक्शन और लोकल कंटेनमेंट के तहत काम करे जाना बहुत जरूरी है। यहां यह समझने की जरूरत अति आवश्यक है कि जब भी हम कंटेनमेंट पर काम करें तो हम ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंटेनमेंट पर काम करने की अति आवश्यकता है। यानी कि अगर हमने मान लीजिए मास्क का इस्तेमाल किया लेकिन 2 गज की दूरी नहीं रखी, इसी तरह से हमने रेस्ट्रिक्शंस और इंटरमिंगलिंग को एक जगह पर स्टॉप किया लेकिन दूसरी जगह पर। संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय लव अग्रवाल को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से अच्छी खबर यह दी गई है कि रिकवरी रेट में हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी कि ठीक होने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद हर रोज रिकॉर्ड की जा रही है। डॉक्टर अनिल कुमार, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, रिकवरी रेट में 20वें स्थान पर है झारखंड और 44 दिन में 3,252 मौतें भी वहां से आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगहों से अच्छी और सुकून देने वाली खबर भी झारखंड से सामने आई है। गांवों के मद्देनजर सरकार की क्या है तैयारी, लोगों तक टेस्टिंग के लिए या उन तक उचित दवाइयां मुहैया कराने के लिए क्या कोशिशें आप लोगों की ओर से की जा रही हैं? धन्यवाद। झारखंड में खास करके पलामू में हमने हर ब्लॉक पे एक कंट्रोल रूम बनाया है। ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर भी कंट्रोल रूम है हमारा। गांव के लेवल पर एक टीम है जिसमें सहायिया आंगनवाड़ी के लोग हैं, हमारे MPW हैं। अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते हैं उस जगह पे, और फिर टीम भेज के रैट टेस्ट कराते हैं, रैपिड एंटीजन स्क्रीनिंग कराते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट और अगर बगल 4-5 घर हर दिशा। हमारे पास दवाएं हैं, ऑक्सीजन किसी चीज की कमी नहीं है। और जिन लोगों को भी हम होम आइसोलेशन पे रखते हैं या अपने कोविड सेंटर पे रखते हैं, कोविड सेंटर में रखते हैं, तो हमारे स्टाफ है वहां पर, डॉक्टर्स हैं जो उनकी देखभाल करते हैं। सबसे जरूरी हो जाता है कि जो होम आइसोलेशन में है उनको हम अपना कंट्रोल रूम का नंबर दे के रखते हैं। उनसे कहते हैं कि वो एक्टिवली सुबह शाम हमें बताएं और फिर हम भी उनसे बात करते हैं। अगर उनको कोई जरूरत होती है तो उस हिसाब से हम अकॉर्डिंगली बात करते हैं। और चूंकि हमारा कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ रहता है तो फिर वहां से भी हमें गाइडलाइंस मिलती रहती हैं। कोई नई बात है या कोई नई चीज जानकारी होती है तो जूम मीटिंग के माध्यम से इस जानकारी को हम लोग जिला लेवल से ब्लॉक लेवल तक फिर गांव तक भी पहुंचाते हैं। प्लस जागरूकता भी जरूरी है। जितना पॉजिटिव जो आ गए, जो आइसोलेशन में चले गए, हाई रिस्क में थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, ये स्प्रेड को रोकने के लिए फर्दर ये आगे स्प्रेड नहीं हो, हम माइकिंग भी करवाते हैं उस एरिया में। मास्क पहनना जरूरी है, हाथ मुंह नाक छुए नहीं, साफ सफाई रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसके लिए भी करते हैं, धर्म गुरुओं से मिलते हैं, लोकल इंफ्लुएंस PRI मेंबर, सारे लोगों से जागरूकता भी करते रहते हैं, जिससे कि वो ज्यादा फायदा दे रहा है और उससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। गवर्नमेंट की ओर से भी हमें काफी सहयोग है। दवा और ऑक्सीजन किसी चीज की हमें कमी। सर, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। जागरूकता बचाव का सबसे अहम जरिया है और जागरूकता की कमी गांवों में देखी जा रही है। हालांकि आपने जिक्र किया कि गांवों तक लगातार जागरूकता फैलाया जा रहा है और धर्मगुरुओं की और बाकी भी जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी मदद पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों पर इसका असर पड़ सके। एक बार फिर से मैं डॉक्टर वीरेंद्र रावत आपका रुख करते हुए, क्योंकि यहाँ पर कई जानकारियां हम सबने दी, लेकिन ब्लैक फंगस का भी खतरा मंडरा रहा है और जो रिपोर्ट में देख रही थी, हरियाणा के 30 लाख शुगर मरीजों पर इसका खतरा बना हुआ है और 50 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। इसके बारे में आप जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। और इसके अलावा गांव के लोगों के मद्देनजर, चूंकि बहुत ज्यादा वहां पर साक्षरता दर नहीं होती है या लोग उस तरह से जागरूक नहीं होते हैं, आम भाषा में समझाने के लिए अगर गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों के गांवों के लोग आपको सुन रहे हैं तो उनको आप अपनी ओर से क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या हल्के सर्दी जुकाम बुखार को भी आप वो कोरोना संक्रमण मान के चलें और दवाइयां तत्काल शुरू कर दें बिना किसी देरी के? चित्रा जी, देखिए, मैं आपके आखिरी वाले सवाल से बात शुरू करना चाहूंगा। कोई भी अगर आपको फ्लू का सिम्टम्स, आप अपने आप को आइसोलेट जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया,
हरियाणा सरकार ने जारी कर दी है, हरियाणा जनरल हेल्थ केयर स्कीम। तो इसमें हम रैट टेस्ट कर रहे हैं और सभी जिनको सिम्टम्स हैं हम उनको सारिका या जिसको कहना चाहिए या ILI या जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है उनका हम सर्वे कर रहे हैं और इनमें जिन लोगों को सिम्टम्स है उनको सेग्रीगेट करके या सेपरेट करके उनका हम रैट टेस्ट इमीडिएटली कर रहे हैं और ऐसे केस भी जिनका एंटीजन नेगेटिव है उनका हम RT-PCR कर रहे हैं। और आपने जो कहा क्या तुरंत दवा शुरू कर देनी चाहिए, मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि अब हमने फील्ड हेडक्वार्टर एक टीम बनाई है जिसमें हमारा हेल्थ वर्कर वहां पर होगा विलेज लेवल पे, तो उनकी सलाह के बिना दवाई ना लें। और इसी से मैं आपकी बात जोड़ना चाहूंगा, ये IC एक्टिविटीज करना बेहद जरूरी है। जिन गांव में हमारे पॉजिटिव केसेस ज्यादा थे वो हमने गुड़गांव के या कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले यानी एक के भी अगर 2 भी केस आए यानी 100% मान के हमने ऐसे गांवों को चिन्हित किया है। 164 गांव में हम सघन सर्वे जिसको कहना चाहिए या इंटेंसिव सर्वे हम कर रहे हैं। या जो भी केसेस ILI या इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स के मिलेंगे उनका रैट टेस्ट यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, जरूरत पड़ने पे RT-PCR किया जाएगा। दवा अनावश्यक रूप से ना लें। अब मैं आपकी बात को ब्लैक फंगस के साथ जोड़ना चाहूंगा क्योंकि कोमॉर्बिड कंडीशंस हो सकती हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये आपको है, और डायबिटीज और ऐसे लोगों के साथ जिनको अगर हम अननेसेसरली ट्रीटमेंट देंगे, खास करके स्टीरॉइड्स या ऐसी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड मेडिसिन देंगे तो म्यूकोरमाइकोसिस यानी जो ब्लैक फंगस है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको यहाँ सूचना देना चाहूंगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने आज ही इस बात को नोटिफाई, ब्लैक फंगस को हमारे हरियाणा में नोटिफाइबल डिजीज कर दिया गया है और आज सभी प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी अस्पताल हरियाणा के उन सभी के लिए कंपलसरी है कि डेली वो अपडेट करेंगे 11 बजे से पहले। उनके पास अगर कोई ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का कोई केस आता है तो दे हैव टू नोटिफाई और उसको गूगल स्प्रेडशीट यानी इमीडिएट अपलोड करने के लिए हमने किया है। और ये सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है कि म्यूकर, अगर मैं छोटा सा अगर आम जनता के लिए मैसेज में देना चाहूं, आप अननेसेसरली घर पर रहकर जो हम मिनिमम मेडिसिन दे रहे हैं आप उसका सेवन करें, लेकिन स्टीरॉइड्स और रेमडेसिविर खास करके जो पीछे से इश्यू हुए थे उनको अननेसेसरी तौर पर घर पर ना लें। क्योंकि में एक बार स्पेशलिस्ट, मैं नाम तो नहीं मुझे याद, हमारे एक साथी ने बताया था, जो विलेज लेवल पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं वहां हम विलेज कोरोना केयर सेंटर्स वो एक तरह के आइसोलेशन सेंटर्स हैं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी 90 से कम आती है तो हम उनको कोशिश ये करेंगे जो हम मेक शिफ्ट हॉस्पिटल जो हम गुड़गांव में अगले 2-3 दिन में हम 4 या 5 मेक शिफ्ट हॉस्पिटल और हमने क्रिएट कर लिए, तो हम उन लोगों को वहां शिफ्ट करना चाहेंगे या अपने सब डिविजनल हॉस्पिटल पे लेकर जाना चाहेंगे। गाँव में हम इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। हमने गाँव में हमने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखने शुरू कर दिए हैं जो हमारे बड़े गाँव है जहां हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर हमने 15 से बेड लगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा दी है। लेकिन अगर 90 से कम अगर ऑक्सीजन अगर किसी की होगी तो हम उनको अपने मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करेंगे और ये ट्रीटमेंट जो है वहां पर ही स्टीरॉइड्स या रेमडेसिविर इस किस्म की हम कोविड केयर हॉस्पिटल्स में ही देंगे, कोविड केयर सेंटर्स में नहीं देंगे, ताकि ये ब्लैक फंगस आने वाले दिनों में जो एक सर्ज हो रहा है ये कोविड के साथ ये ना देखें। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में, उसके मद्देनजर बहुत जरूरी है कि ये तमाम एहतियाती कदम उठाए जाएं। अब मैं सीधे डॉक्टर पूनम आपके पास आते हुए, चूंकि मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट है राजस्थान के मद्देनजर अलग अलग हिस्सों की, उनमें से एक का मैं यहां पर जिक्र करते हुए, चलिए मैं राजस्थान की बात करूंगी लेकिन उसके पहले डॉक्टर पूनम छत्तीसगढ़ के मद्देनजर एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, छत्तीसगढ़ में गांवों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और ब्लैक फंगस के मद्देनजर वहां पर भी किस तरह की तैयारी है, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट्स अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, तो उसके मद्देनजर एहतियातन क्या कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और गांव के लोगों में अगर सर्दी जुकाम बुखार, जैसा कि मैंने इसके पहले डॉक्टर वीरेंद्र जी से भी ये सवाल पूछा था, उसके मद्देनजर आप लोग किस तरह की दवाइयां उपलब्ध करवा रहे हैं और वहां पर लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर पूनम, जैसे मैडम जो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने विशेष कार्यक्रम हमारे ग्रामीण स्तर पर हम लोगों ने बनाया है। हमारे यहाँ पे जो सरगुजा संभाग है ये आदिवासी बहुल्य जिला है। आदिवासी बहुल्य जिले होने के कारण जो समाज अस्पताल और उद्योग की समझ है उनमें कुछ अलग किस्म की है। तो हम लोगों के द्वारा जो स्थानीय मितानिन है उनके द्वारा हम लोग उनको घर घर जाके उनकी बोली में गांव में गेरू लेखन के द्वारा, कुछ हमारे स्लोगन के द्वारा, माइकिंग के द्वारा, फुटवार के मुनादी के द्वारा इस तरीके से हम इनको जागरूक कर रहे हैं, खासतौर से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के विषय में
लक्षण आने पर 3 लक्षण खासतौर से सर्दी, खांसी, बुखार, सूंघने में, खाने में कोई तकलीफ, माने गले में दर्द, इस टाइप के कोई लक्षण आता है, तत्काल हमारे यहाँ पे जो ग्रामीण निगरानी समिति बनी हुई है, जो ग्रामीण निगरानी समिति में हमारे एक मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और पंचायत सचिव, तो इनके माध्यम से हमको तत्काल वहाँ पर सूचना मिलती है। ब्लॉक स्तर पर हमारे कंट्रोल रूम है और उस कंट्रोल रूम से हम सारी चीजों को जो जिला लेवल पे कलेक्टर साहब के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे संचालित हो रहा है। हमको जो पॉजिटिविटी रेट इनिशियली जो मंथ ऑफ लास्ट मिडिल अप्रैल में था, हमने इस स्ट्रेटजी के तहत सडनली हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। ये बहुत ही हमारे लिए उत्साहवर्धक। सर, इसी से जुड़ा हुआ अगला मेरा सवाल है, क्या गांवों तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो पाई है? कुछ जगहों पर ही सही जी। हाँ जी मैडम, ये हमारे यहाँ पे गांव स्तर पर हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई है। हमारे गांव में जो हमारे को 3 प्रकार के हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हुए हैं। एक तो जो केंद्र सरकार से हमको जो वैक्सीन मिला था, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंट लाइन वर्कर, 45 साल से अधिक, इनके लोगों के लिए हम लोगों ने लगभग 230 केंद्र बनाकर, हमारे यहाँ पे 230 केंद्र बनाकर हमने टीकाकरण किया है और 100% हमने फ्रंट लाइन वर्कर में 100% हमारा था, स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाले में, हेल्थ केयर वर्कर में 98% हमारा कवरेज है, 45 साल से ऊपर वाले में 86.57 कवरेज है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या था मैडम कि पूरे के पूरे स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हमने एक दल बनाया हुआ है जिसमें टीचर्स हैं, वेरीफायर और हमारे बीच से 5 लोगों की सदस्य टीम है, जो कि हमारे यहाँ तो हेल्थ वेलनेस सेंटर में हमारे यहाँ टीकाकरण कर रहे हैं और इसके परिणाम बहुत ही सुखद आ रहे हैं। अभी 18 से 44 साल के लिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने कोविड टीका एक ऐप बनाया है कोविड की तरह, इसके तरह हमने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जहाँ पे हमारे आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नहीं है, वहाँ पे हमने एक हेल्थ डेस्क बनाया हुआ है पंचायत स्तर पे, वहाँ पर हम लोग उनको एंटर कर रहे हैं उनका नाम और उनको बुला के टीके लगाए जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। कोरोना के इस चेन को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि युद्ध स्तर पर टीकाकरण की तैयारी न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी देखी जाए और लोगों तक टीका पहुंचे। इसकी व्यवस्था डॉक्टर प्रसाद, अगर मैं उत्तर प्रदेश के मद्देनजर जानना चाहूं तो किस तरह की आप लोगों की कोशिशें इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं? धन्यवाद चित्र त्रिपाठी जी। मैं सबसे पहले ब्लैक फंगस के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, ब्लैक फंगस एक ऐसा चीज है, ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है और इसको हमने अभी तक प्रूव नहीं किया है। किसी भी डायबिटिक पेशेंट्स हो और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, वो लोगों को ब्लैक फंगस होता है, लेकिन कोविड सीरियस केसेस में ब्लैक फंगस के इंसिडेंस बहुत कम है और गांव में तो नहीं हो सकता है। और आपने 1 हफ्ता स्टीरॉइड्स दे दिया तो उसका मतलब ब्लैक फंगस नहीं होगा उसको, और ये उसको ऐसे प्रिवेंट नहीं कर सकता है। ब्लैक फंगस को प्रिवेंट करने के लिए हॉस्पिटल में कुछ सुविधा होना चाहिए, वो एक्सपर्ट को पता है क्या क्या सुविधा है और कैसे उसको प्रिवेंट करना है, कैसे इसको डायग्नोसिस करना है। और ये है, कोविड निमोनिया से लोग मरता है, ब्लैक फंगस से नहीं मरता है। दे आर रिफ्रैक्टरी टू ऑक्सीजन थेरेपी, और कितना भी आप ऑक्सीजन दे दो सीवियर केसेस में ARDS, उसमें वेंटिलेटर में लगा दो, उसके बावजूद हमारा मोर्टेलिटी रेट है 80 to 90% है। आप देखिए, नॉर्मल ARDS बोलता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसका मतलब क्या है, पूरा लंग में निमोनिया फैल चुका है और ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कमी है। कितना भी आप ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन नहीं बढ़ता है और उसका हार्ट नॉर्मल है। सर, ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। 23 से 24 करोड़ के आसपास वहां की जनसंख्या है और गांवों में बड़ी आबादी बसती है। वहां पर टीकाकरण के मद्देनजर आगे कहां तक पहुंची है सरकार? अच्छा, टीकाकरण के बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने ऑलरेडी 18 to 45 ईयर्स के एज ग्रुप में टीकाकरण स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना। तो they have covered healthcare workers, वो भी हो गया, the people who above 45 वो भी हो गया। अभी 18 to 45 तक उन्होंने कोशिश कर रहा है कि इसको भी टीकाकरण करें।
ये काफी ज्यादा अहम है सर, क्योंकि हम सब ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे गांवों में टेस्टिंग के लिए लोगों को अपने गांव को छोड़कर दूसरे हिस्सों में जाना पड़ता है, और वो रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि टीकाकरण की शुरुआत कई गांव में हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखिए टेस्टिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। किसको सिम्टम्स है वो सिर्फ टेस्ट करना है, नंबर 1। अच्छा, और सिम्टम्स को किसको हमने उसको पॉजिटिव नेगेटिव हो या तो सस्पेक्ट एज कोविड, और इमीडिएटली उसको सुविधा मिलना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मास टेस्टिंग तो नहीं हो सकता है, वो करना भी नहीं चाहिए, इज ए वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। अभी हमारे लिए यही चाहिए कि किसको सिम्टम्स है, हाँ, उसको हम टेस्टिंग करना चाहिए, वो सुविधा वहां मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो सुविधाएं गांव तक पहुंचे तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी आपने जानकारी दी वैक्सीनेशन को लेकर कि कई गांवों में ये शुरू किया गया है।